आई एम रोहित कुमार और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था और ये है उसका पार्ट 2 रे ऑप्टिक्स का। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस को। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस वाला फेनोमेनन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन है। हम इसे रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। तो चलिए डायरेक्टली अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर के बेसिक डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो जितने भी स्फेरिकल मिरर है वो किसी बड़े स्फेयर के पार्ट होते हैं, जिसको अगर इस तरह से काटा जाए और जो हम लोग टुकड़ा ऑब्टेन करेंगे वो स्फेरिकल मिरर होगा। और ये अगर स्फेयर एक हॉलो स्फेयर है और अगर हम लोग इसके बाहर वाले सरफेस को पॉलिश करते हैं तो जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर सरफेस बाहर से पॉलिश नहीं हो लेकिन अगर वो अंदर से पॉलिश्ड हो तब जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे वो होगा कॉनकेव मिरर। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जनरल टर्म्स को देख लेते हैं जो कि कर्व्ड मिरर से रिलेटेड है और वो पूरे टॉपिक में कॉमन है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, आप कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हैं, दोनों के जनरल टर्म्स बिल्कुल सेम होते हैं। तो सबसे पहला टर्म है पोल। तो अब हम लोग पूरे टॉपिक में कर्व्ड मिरर को 2D में ही स्टडी करेंगे। अब 3D हमारे सिलेबस में भी नहीं है और 3D को प्लेन पेपर पे ऑब्जर्व करना पॉसिबल भी नहीं है। तो जैसे ही हमने 3D से 2D में स्विच किया तो अब ये कर्व्ड मिरर किसी बड़े से स्फीयर का हिस्सा नहीं है, बल्कि अब ये किसी बड़े से सर्कल का एक छोटा सा आर्क है। और इसी आर्क को हम लोग फिजिक्स के टर्म्स में अपर्चर बोलते हैं। और इसी अपर्चर का जो मिडिल पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पोल, और उसको मैं यहाँ कैपिटल ओ से डिनोट कर रहा हूँ। अगला टर्म है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा कर्व्ड मिरर है ये किसी बड़े से सर्कल का एक छोटा सा आर्क है, और उसी सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला टर्म है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सिंपली इस सर्कल का एक रेडियस भी है और उसके लेंथ को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। अगला टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पोल, ये एक डायमेट्रिकल लाइन है जो कि सेंटर और पोल दोनों से पास करती है और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगला टर्म है हमारा फोकस, और उसको जानने से पहले हम लोगों के लिए डिफरेंट रेज को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोकस सिर्फ खास रेज के लिए ही डिफाइंड होते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कार के साइड व्यू मिरर के से रिलेटेड एक वीडियो को दिखाया जिसमें कार का साइड व्यू मिरर है। तो मैंने तो उसको बोला कि ये कर्व्ड मिरर है, लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि शायद ये प्लेन मिरर है, ये तो गलत पढ़ा रहा है। हमें तो जनरल लाइफ में वो प्लेन मिरर दिखता है। तो रियलिटी में वो एक कर्व्ड मिरर ही है, लेकिन उसके कर्वेचर को इतना बड़ा कर दिया गया है कि वो आपको नियरली प्लेन मालूम होता है। और उसके कर्वेचर को इतना बड़ा इसलिए किया गया है ताकि जितने भी रेज उस मिरर पे इंसिडेंट हो रहे हैं, जो कि वो किसी बहुत बड़े से कर्वेचर का एक छोटा सा हिस्सा है, तो वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो जाए। और प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होंगे तभी हम लोग शार्प इमेज को ऑब्टेन कर पाएंगे, नहीं तो वो मिरर बेकार हो जाएगा, वो साइड व्यू मिरर के रूप में काम कर ही नहीं सकता है। और जो दूर वाले रेज होते हैं उनके लिए हम लोग कभी शार्प इमेज को ऑब्टेन कर ही नहीं पाते हैं, उनके लिए हम लोग डिफ्यूज इमेज को ऑब्टेन करते हैं। आप इस फेनोमेनन को जनरली आपके घर में अगर स्पून हो या फिर कोई मेटल बॉल हो या फिर कोई शाइनी बॉल हो, उस पर आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि उसमें आपका इमेज डिफ्यूज यानी धुंधला धुंधला दिखता है। तो वो जो दूर वाले रेज हैं वो करते ये हैं कि वो एक ही पॉइंट का 2-3 डिफरेंट जगह पे इमेज बना देते हैं और हम लोग एक शार्प इमेज को ऑब्टेन कर ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए रेज दो ही तरह के होते हैं। पहले तो वो हैं जिनको हम लोग पैरेक्सियल बोलेंगे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होते हैं और उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कर्व्ड मिरर पे वो भी बहुत छोटा होता है। आगे आप देखिएगा भी मिरर फार्मूला के प्रूफ में कि वहाँ पे हम लोग साइन थीटा को नियरली थीटा अप्रोक्सीमेट कर देंगे, और वो तभी हो पाएगा जब थीटा बहुत छोटा है, 0 के करीब है, और वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही हो सकता है। तो इसीलिए आगे टॉपिक में जो भी फॉर्मूला है, जो भी डेफिनेशन है, जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही करेंगे। गलती से मन में वो रेज को नहीं सोचिएगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर वाले रेज हैं उनको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेज। वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होते हैं और उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है मिरर पे वो भी बड़ा होता है, सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है, तो उसको हम लोग छोटा अप्रोक्सीमेट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब फाइनली आ जाते हैं हम लोग फोकस के डेफिनेशन पे। तो जब भी हम लोग पैरेलल रेज को कंसीडर करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर वैसे रेज मिरर पे फॉल करेंगे तो वो इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद,
वो लोग किसी खास पॉइंट से ही पास करेंगे और उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। तो ये हमारे पास एक मार्जिनल रेज, प्रेक्सियल रेज, क्योंकि फोकस सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही डिफाइंड है। मार्जिनल रेज के लिए हम लोग किसी सर्टेन फोकस को ऑब्टेन कर ही नहीं पाते हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कट कर देता है। लेकिन जितना भी अगर हम लोग पैरेक्सियल रेज कंसीडर करेंगे तो वो हर समय ये जो एफ वाला पॉइंट है उसी पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा और इसी को हम लोग बोलेंगे फोकस। अब फोकस के टर्म्स में ही फोकल लेंथ होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो वो डिस्टेंस बिटवीन है पोल एंड फोकस, उसी को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। तो एक साधारण सा डेरिवेशन होता है जो कि जनरल मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, उसको मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस उसका रिजल्ट जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट ये है कि ओ एफ जो है हमारा फोकल लेंथ जिसको बोल रहे हैं, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, मतलब ओ एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू। और ये सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही इस प्रूफ को हम कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता भी, एक उसका छोटा सा फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम लोग मार्जिनल रेज को कंसीडर करेंगे तो ये जो आपको येलो वाला लाइन दिख रहा है इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ है फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस, लेकिन वो रियलिटी में फोकस से पोल का बीच का डिस्टेंस नहीं होता है। ये जो परपेंडिकुलर रेड कलर का आपको दिख रहा है उसके बेस से फोकस का डिस्टेंस होता है। तो मार्जिनल रेज के केस में हम इस येलो वाले लाइन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो जो रेड वाला बेस है उसको हम लोग पोल के नियर नहीं मान पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग पैरेक्सियल रेज को कंसिडर करें तो ये जो आपको दिख रहा है येलो वाला लाइन, ये इतना छोटा हो जाएगा कि ये जो रेड वाला लाइन का बेस है वो हमको नियरली नियरली पोल के करीब दिखेगा। और इस केस में हम लोग पोल और उस पॉइंट को एकदम बिल्कुल सेम ही मान लेंगे, मतलब ये येलो वाला लाइन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जो आपको फोकल लेंथ का डिफिनेशन दिख रहा है ये सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही ट्रू है, मार्जिनल रेज के लिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम लोग कुछ कॉमन रेज के पाथ को ट्रेस करके देख लेते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा होगा कर्व्ड मिरर पे। तो उनमें सबसे पहला है पैरेलल रेज। तो अगर हम लोग उन रेज को कंसीडर करें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और वो स्पेशली पैरेक्सियल भी है, तो वो हर समय रिफ्लेक्शन के बाद किसी खास पॉइंट से ही पास करेंगे और उसी को फोकस भी बोलते हैं हम लोग, पहले ही मैंने आपको बताया। और कॉन्वेक्स मिरर केस में भी यही है, लेकिन थोड़ा सा डिफर करता है उससे। अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे पैरेलल रेज को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो तो एक डाइवर्जिंग मिरर है ना, वो तो कन्वर्जिंग मिरर नहीं है। कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, वो रेज को कन्वर्ज करता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, वो रेज को डाइवर्ज कर देगा। और अगर हम लोग उसको पीछे स्ट्रेच बैक करेंगे, पीछे जब हम उसको स्ट्रेच बैक करेंगे तो वो हमें किसी खास पॉइंट पे मिलता हुआ दिखेगा और वही पॉइंट उस मिरर का फोकस होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर केस में जो फोकस है वो उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है, न कि कॉनकेव मिरर की तरह लेफ्ट साइड में है। अगला जो कॉमन रेज है वो है, अगर हम लोग रेज को पोल पे इंसिडेंट करवाएं तो क्या होगा, तो वो भी बहुत सिंपल है। कॉनकेव मिरर केस में अगर हम लोग पोल पे इंसिडेंट करवाएंगे रेज को तो वो ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह वर्क करेगा और जितना एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे इससे उतना ही रिफ्लेक्टेड रे ही बनाएगी और सिंपल प्लेन मिरर का फेनोमेनन यहाँ पे शो होगा। और ये जो रेड कलर का लाइन है ये, इसको अगर आप प्लेन मिरर मान ले तो बस जैसे साधारण रिफ्लेक्शन हम लोग प्लेन मिरर पे देख रहे थे वैसा ही फेनोमेनन यहाँ पे होगा। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल यही रिपीट हो जाएगा। और अगला है हम लोग का वैसे रेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हो या फिर पास करते हुए दिखाई देते हो। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर हमारा, अगर इस केस में अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू रेज को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो रिट्रेस होकर के उसी पाथ पर लौट जाएगी। क्योंकि ये जो हमारा इंसिडेंट रे है ये बिल्कुल नॉर्मल वाले लाइन पे ही फॉल कर रही है। आपको मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पता भी होगा कि जो भी नॉर्मल होता है किसी सर्कल का वो हर समय सेंटर से ही पास करती है। इसका मतलब जो हमारा एक इंसिडेंट रे है वो किसी नॉर्मल तरह वर्क कर रही है, तो इसलिए उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा और ये रे उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फेनोमेनन तो बिल्कुल सेम है। उस पर अगर हम लोग कुछ ऐसे रेज को इंसिडेंट करवाएं जो कि आगे जाकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उस केस में यही होगा कि वो रिट्रेस होकर के अपने पाथ पे तो लौट जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग उसको पीछे ट्रेस बैक करेंगे, पीछे स्ट्रेच करेंगे, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती हुई दिखाई देगी अगेन। फाइनली अब हम लोग का इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवर है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं कर्व्ड मिरर केस में। और इस ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर का केस। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करता हूँ और ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है आपको कि अगर आपको पहले से कोई ट्रिक पता है तो आप मेरे वाले ट्रिक को स्किप कीजिए।
तो सबसे पहले हमारे पास है कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन, और ये जो लाइन है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस वाला, इसको हम लोग तो सबसे पहले 4 पार्ट में बांट देते हैं, 4 डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में, और उसी के बाद हम लोग ट्रिक को देखेंगे। तो पार्ट वन वो है जो कि माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, पार्ट 1। और पार्ट 2 है वो है सेंटर और फोकस के बीच, पार्ट 2। और पार्ट 3 है फोकस से पोल के बीच, पार्ट 3। और पार्ट 4 है पोल से इन्फिनिटी के बीच, और ये लास्ट पार्ट है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस को 4 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट दिया पोजीशन के हिसाब से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जो कि सेंटर, फोकस और पोल के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड है। तो अब हम लोग ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि फोकस को हर समय इन्फिनिटी से बदल लिया कीजिए। अगर फोकस पे रखा हुआ तो इन्फिनिटी, और अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो फोकस। ये एक साधारण सा ऑब्जर्वेशन है। तो ट्रिक 1 ये है कि अगर आप लोग पार्ट 1 में ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो इमेज पार्ट 2 में बनेगा। अगर आप लोग इसी को इंटरचेंज करके अगर आप लोग पार्ट 2 में ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो पार्ट 1 में इमेज बनेगा। और बिल्कुल सिमिलरली अगर आप पार्ट 3 में ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो इमेज आप लोग पार्ट 4 में ऑब्टेन कीजिएगा, और इसी को बिल्कुल बदल दीजिए। अगर आप लोग पार्ट 4 में ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो पार्ट 3 में ऑब्टेन कीजिएगा। मतलब सिंपली इसको याद रखने के लिए 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 एंड 4 का 3। ये सबसे पहला ट्रिक है जो कि सिर्फ पोजीशन को डिफाइन करता है। अब हम लोग दूसरा ट्रिक देख लेते हैं जिसमें इन्वर्जन वाला, अगर इन्वर्जन हो रहा है कि नहीं ये हम लोग चेक करेंगे। तो उस ट्रिक में ये है कि सेंटर साइड इन्वर्टेड और पोल साइड इरेक्ट। मतलब अगर सेंटर के साइड में इमेज बनी है तो वो हर समय इन्वर्टेड ही होगी, मतलब हर समय हम लोग उल्टा इमेज को ऑब्टेन करेंगे। लेकिन अगर वो पोल के साइड में इमेज बनी है तो हर समय इमेज इरेक्ट होगी, मतलब स्ट्रेट होगी, वो उसमें कोई इन्वर्जन वाला प्रॉपर्टी शो नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सेंटर साइड क्या है। सेंटर साइड है पार्ट 1 और पार्ट 2। सेंटर साइड मतलब फोकस से इन्फिनिटी। ये जो सेंटर साइड और पोल साइड है ये फोकस के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड है। तो फोकस के लेफ्ट वाला पार्ट ये है सेंटर साइड पार्ट 1 और पार्ट 2, और फोकस के राइट वाला साइड ये है पोल साइड पार्ट 3 और पार्ट 4। तो अगर सेंटर साइड में इमेज बना है तो हर समय 100% केस में हम लोग इन्वर्टेड इमेज को ऑब्टेन करेंगे, और अगर पोल साइड में इमेज बना है तो भी हम लोग 100% केस में इरेक्ट इमेज को ही ऑब्टेन करेंगे। और ट्रिक 3 साइज के लिए है कि छोटा बड़ा क्या क्या होगा ये सब। तो वो ट्रिक ये कहता है कि अगर लार्जर रीजन में हम लोगों ने इमेज को ऑब्टेन किया है, लार्जर ऑब्जेक्ट वाले केस में, मतलब लार्जर हम लोग रिलेटिव देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किस रीजन में है और इमेज किस रीजन में। अगर ऑब्जेक्ट से बड़े रीजन में है इमेज तो इमेज हर समय बड़ा होगा, और अगर इमेज बड़े रीजन में है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब अगर इमेज 1 में बन रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट 2 में रखा हुआ है तो इमेज तो हर समय बड़ा ही होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 1 में रखा हुआ है, इमेज 2 में रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट हर समय बड़ा होगा, मतलब इमेज हर समय ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं, इन लार्जर रीजन एवरीथिंग इज लार्ज, इन स्मॉलर रीजन एवरीथिंग इज स्मॉल। तो ये सिर्फ साइज केस में नहीं होगा, स्पीड जो भी चीज आप लोग देख लीजिए उसके केस में बड़े रीजन में अगर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट से हर समय बड़ा ही होगा। तो ये बस एक ट्रिक है, लेकिन इस पे कुछ खास क्वेश्चंस आएंगे नहीं। जनरल मैच ऑफ द फॉलोइंग एडवांस में आ जाए या फिर नीट में कोई साधारण सा सवाल आ जाए, उसी में ये सब काम आता है। तो ये किसी काम का नहीं है। मैं जब आपको ग्राफ बता दूंगा तो आप ग्राफ के थ्रू ही सब कुछ परसेप्शन वाले जितने सवाल हैं वो तो आप ग्राफ से ही कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉनकेव मिरर केस में मैं आपके लिए सारे पोजीशन का तो इमेज फॉर्मेशन को शो नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ एक कर देता हूं ताकि आपको ये भी दिख जाए कि दरअसल इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है कॉनकेव मिरर केस में। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये पार्ट 4 में रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इन्फिनिटी वाले रीजन में, जो कि ऑब्वियसली बड़ा है। तो आप उस ट्रिक को यूज करें तो इमेज हर समय हम लोग छोटा ही ऑब्टेन करेंगे, और इमेज हर समय पार्ट 2 में ही बनेगा। पार्ट 2 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एक पैरेलल रे को इंसिडेंट करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ट्रेसिंग ऑफ रे में बताया कि पैरेलल रे हर समय फोकस से ही पास करेगी, और दूसरा रे वो है जो कि पोल पे इंसिडेंट करेगा। तो मैंने भी ये भी आपको बताया कि अगर हम लोग ऐसे रे को कंसीडर करें जो कि पोल पे इंसिडेंट कर रही है तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का वर्क करेगी, और हम एक रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्टेन करेंगे जो कि जिसका एंगल बिल्कुल सेम होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, जितना इंसिडेंट रे का एंगल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। और 2 रे से ही काम चल जाता है। हम लोग जनरली 2 रे को ही कंसीडर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थर्ड रे को भी ले लेता हूं ताकि आपको ये दिख जाए कि ये बिल्कुल थर्ड रे भी वहीं पे इंसिडेंट करेगी, वहीं से क्रॉस करेगी जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है।
तो थर्ड रे भी वहीं से पास की, और थर्ड रे वो है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो ये रिट्रेस बैक होकर के अपने ही पाथ पे लौट जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो हम लोग 3 रे को देख रहे हैं वो 3 रे एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है, और वही है हम लोग का इमेज। तो बस आपको प्रॉपर्टी दिख गया, वो जो मैंने आपके साथ ट्रिक शेयर किया था वो भी आपको दिख गया। बड़े रीजन में ऑब्जेक्ट है तो इमेज छोटे रीजन में बना है, तो वो हर समय छोटा ही होगा। और मैंने ये भी आपको बताया कि अगर सेंटर साइड में इमेज बना है तो वो हर समय इन्वर्टेड ही होगा। तो बस हमारा ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, और इन्वर्टेड है, और रियल है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, रियल और वर्चुअल का तो कोई वो नहीं है। अगर मिरर के लेफ्ट साइड में बनी है, मतलब अगर मिरर के आगे बनी है तो वो हर समय रियल ही होगी, अगर वो मिरर के पीछे बनी है तो वो हर समय वर्चुअल ही होगी। रियल और वर्चुअल वाला केस तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वीडियो पार्ट 1 में ही। अब हम लोग जितने भी केस पॉसिबल हैं कॉनकेव मिरर में इन इमेज फॉर्मेशन के केस में, उसको इंडिविजुअली देख लेते हैं टेबल के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताया था कि फोकस को इन्फिनिटी से बदल लेना है और इन्फिनिटी को फोकस से। और पोल पे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा तो वो बिल्कुल प्लेन मिरर वाला ही फेनोमेनन शो करेगा, और इमेज वर्चुअल बनेगा, पोल पे ही बन जाएगा डिस्टेंस 0 के साथ, और वो इरेक्ट होगा और लेटरल इन्वर्जन को शो करेगा बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह। तो सबसे पहले हम लोग टेबल को देख लेते हैं 1 बाय 1। और मेरा एक सजेशन है कि आप यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रिक बताया, ट्रिक को भी बार बार चेक करते रहिए ताकि आपको ट्रिक भी याद हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि मैंने आपको कहीं गलत ट्रिक तो नहीं बता दिया। तो सबसे पहले बियॉन्ड सेंटर, मतलब पार्ट 1 में अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो पार्ट 2 में बनेगा सेंटर टू फोकस। इमेज डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटे पार्ट में है तो छोटा इमेज को ऑब्टेन करेंगे हम लोग। और इन्वर्टेड होगा, बिल्कुल सेंटर साइड इन्वर्जन। और रियल होगा, रियल होने का दो दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो मिरर के आगे बन रहा है तो ऑब्वियसली रियल होगा। और पॉइंट 2 ये भी है जो कि मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 में बताया था कि वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करेंगे, वो वर्चुअली नहीं मीट करेंगे, एक्चुअली वहाँ आपको मीट करता हुआ दिखाई देगा। सेंटर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा, सेम साइज का होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। सेंटर टू फोकस रखेंगे पार्ट 2 में तो बियॉन्ड सेंटर बनेगा पार्ट 1 में, वो मैग्नीफाइड होगा क्योंकि इमेज बड़े रीजन में बन रहा है और इन्वर्टेड होगा, सेंटर साइड है और रियल भी होगा। फोकस टू पोल रखेंगे पार्ट 3 में तो पार्ट 4 में बनेगा बिहाइंड मिरर, और वो मैग्नीफाइड होगा क्योंकि वो बड़े रीजन में बन रहा है, इरेक्ट होगा, मैंने आपको बताया कि पोल साइड इरेक्ट हर समय इमेज बनता है। और वो वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल का अगेन दो रीजन है, एक तो वो मिरर के पीछे है, और दूसरा ये है कि वहाँ पे आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आपको वर्चुअली मीट करते हुए दिखाई देंगे, मतलब जब आप उनको ट्रेस बैक कीजिएगा तब आपको उनको उनको मिला पाइएगा, नहीं तो वो आपको इन्फिनिटी पे मिलते हुए दिखाई देंगे। और लास्ट केस है बिहाइंड मिरर पार्ट 4। इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में हम लोग इमेज को ऑब्टेन करेंगे फोकस टू पोल, 4 का 3 हो जाएगा, और जो इमेज है वो डिमिनिश्ड होगा, ऑब्वियसली छोटे रीजन में है तो छोटा बनेगा, और वो इरेक्ट होगा, मैंने आपको बताया पोल साइड हर समय इरेक्ट ऑब्टेन करते हैं इमेज को, और वो रियल भी होगा। ये रियल का केस तो मैं आपको बार बार बता ही चुका हूँ। तो अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का केस। तो सबसे पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बता देता हूँ, और उसके बाद सारे केस को हम लोग एक बार में ही देख लेंगे। तो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकस और सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, वो रियल ऑब्जेक्ट है इसलिए वो फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को कम से कम 2 या फिर 3 रेज तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, जिसको रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग इमेज को ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहला रे वो है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, इसलिए ये उस रे को डाइवर्ज कर देगी इन्फिनिटी की तरफ, वापस लौट जाएगा ये रे। और दूसरा रे वो है जो कि पोल पे इंसिडेंट करवाएंगे हम लोग, तो वो बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह ही प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल की तरह वर्क करवाते हुए रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाएगी, और हम लोगों ने इमेज को ऑब्टेन कर लिया, लेकिन इमेज तो हमें दिख ही नहीं रहा है। तो जब हम लोग इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को मीट करवाएंगे तब तो ये हमें इन्फिनिटी पे मीट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको पीछे ट्रेस बैक करें तो ये हमें किसी पॉइंट पे वर्चुअली मीट करते हुए दिखाई देंगी, और उसी पॉइंट पे हम लोग ऑब्टेन करेंगे इमेज को। तो ये वर्चुअल इमेज वाला केस मैं आपको बार बार बताना भी नहीं चाहता हूँ, अब तक तो मैंने आपको कम से कम 10 बार बता दिए होंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन को देख लिया कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब सारे केस को एक बार में ही देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस बहुत सिंपल है, इसमें डिफरेंट केस होते ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर कैन ओनली प्रोड्यूस वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग रियल ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि इस केस में हम लोगों ने किया है, तो वो हर समय एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही प्रोड्यूस करेगा, और वो हर समय छोटा ही होगा। वर्चुअल इमेज जो कि मिरर के हर समय बिहाइंड द मिरर होगा,
तो उसको हम लोग हर समय डिमिनिश्ड मतलब मैग्निफिकेशन उनसे छोटा ही ऑब्टेन करेंगे। वो इमेज हर समय इरेक्ट ही होगा, मतलब इन्वर्जन वाला कोई प्रॉपर्टी हम लोग ऑब्टेन नहीं करेंगे, और वो एक रियल ऑब्जेक्ट के केस में होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इमेज जो है वो हर समय पोल से फोकस के बीच में ही लाई करेगी। इसका मतलब हम इसी रीजन में हर समय इमेज को ऑब्टेन कर पाएंगे। कभी भी हम लोग इसके बियॉन्ड या फिर रियल इमेज को तो कभी ऑब्टेन करेंगे ही नहीं। तो बस यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर का केस। तो अब हम लोगों का यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन खत्म होता है, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उससे तो हम लोग सिर्फ परसेप्शन वाले सवाल ही कर पाएंगे। लेकिन आगे अगर हमें मैथमेटिकल सवाल करना है जिसमें कि हमसे एग्जैक्ट पोजीशन पूछ दिया गया हो, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए ज़रूर से हमें मिरर फार्मूला कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मिरर फार्मूला को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर, आप कॉन्वेक्स भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। तो सबसे पहले हम लोग किसी एब्स्ट्रैक्ट पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसके जल्दी जल्दी उसके इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो दो रेज को हम लोग सबसे पहले इंसिडेंट करवाएंगे और उसके बाद हम लोग उसके पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पे एक इमेज को ऑब्टेन करेंगे। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन खत्म हुआ। और अब हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जिन टर्म्स का यूज है फार्मूला में। तो सबसे पहला है फोकल लेंथ। तो वो पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट कर रहे हैं। और तीसरा है इमेज डिस्टेंस, वो पोल से इमेज का डिस्टेंस है और उसको हम लोग स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं। तो फाइनली जो फॉर्मूला है वो है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसको मैं यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रूव तो आपसे जनरली जेई नीट यहाँ सब पे तो पूछा जाएगा नहीं। प्रूव आते हैं, बेसिक बिल्कुल आते हैं, वो बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं और वो जनरली बच्चों को पता भी होते हैं। वो सिंपल मैथमेटिकल एक डेरिवेशन है ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से और एक आध अप्रोक्सीमेशन के हेल्प से वो हो जाता है। और क्या क्या अप्रोक्सीमेशन है ये मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बता दिया है। तो प्रूफ मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोगों को अगर देखना भी है तो आप लोग किसी दूसरे बुक को रेफर कीजिए। और लेकिन ये जो मिरर फार्मूला है ये साइन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हम लोग सही से साइन को असाइन नहीं करेंगे यू भी और एफ को रिस्पेक्टिवली, तो हम लोगों का आंसर या तो निगेटिव या पॉजिटिव आएगा और कभी कभी गलत भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं कि हमें साइन का कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितने भी डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे हर समय पोल से ही। ये मैंने आपको अभी जस्ट भी बताया, जितना भी टर्म का मैंने यूज किया वो सारा डिस्टेंस पोल से ही मेजर्ड था। और उसके बाद पॉइंट 2 ये है कि जो हमारा डिस्टेंस अगर हम मेजर कर रहे हैं, अगर वो इंसिडेंट रे, जो कि अगर कोई रे इंसिडेंट कर रही है, अगर वो उसके अपोजिट है, मान के चलिए अगर इंसिडेंट रे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रही है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज रखा हुआ है मिरर के, तो वो उसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। अभी मैं एग्जांपल से आपको बता भी दूंगा। और अगर वो उसी डायरेक्शन में रखी हुई है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, मतलब अगर मिरर अगर इंसिडेंट रे फॉरवर्ड जा रही है और अगर कोई डिस्टेंस मिरर के पीछे है, मतलब उसी डायरेक्शन में है, तो हम लोग उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और उसको मैं जल्दी जल्दी इलस्ट्रेट कर देता हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये एक इंसिडेंट रे। तो इस केस में जो हमारा u है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो होगा निगेटिव, क्योंकि वो जो इंसिडेंट रे है उसके डायरेक्शन के अपोजिट है। क्योंकि आप यहाँ क्लियरली देखिए इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, लेकिन जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो उसके जस्ट अपोजिट में है, मिरर के वो फ्रंट में है। वो मिरर के पीछे होता तो वो पॉजिटिव होता, जो कि कन्वेक्स मिरर केस में आप देखेंगे भी कि उसका जो फोकस और सेंटर है, मैंने आपको बताया भी है, वो पॉजिटिव है। क्योंकि उस केस में जितने भी वो डिस्टेंस है वो मिरर के पीछे है, मतलब उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे फॉल कर रही है। और कॉन्केव मिरर केस में जो फोकस होगा वो निगेटिव होगा और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है वो भी निगेटिव है, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया u है निगेटिव, और इमेज जिसमें इस केस में v है वो भी है निगेटिव। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वर्चुअल इमेज ऑब्टेन कर रहे होते जो कि मिरर के पीछे होती, तो उस केस में जो v होता वो हो जाता पॉजिटिव, क्योंकि वो डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे फॉल कर रही है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए। और ये जो फोकस मैंने आपको जस्ट बताया वो फोकस भी होगा निगेटिव, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में केस में वो होगा पॉजिटिव। और आगे हम लोग हाइट की टर्मिनोलॉजी को भी देख लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट है HO और इमेज का हाइट है HI। तो जितने भी हाइट वाले केस हैं, जितने भी हाइट वाले यूनिट हैं, अगर वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हाइट ऊपर के तरफ है,
तो उनको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे हर समय, और अगर वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली नीचे है, तो उसको हम लोग निगेटिव देखेंगे। तो इस केस में जो एच ओ है वो पॉजिटिव है और जो एच आई है वो निगेटिव है। एज सिंपल एज दैट। बस मैंने आपको जो बताया वो यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम लोग मिरर फार्मूला देखने के बाद मैग्निफिकेशन को देख लेते हैं, ताकि हम लोग ये भी देख पाएँ कि हम लोग साइज को मैथमेटिकली कैसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। तो हम लोग फिर से एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट का जल्दी जल्दी इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो दो रेज निकलेंगी और रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का फॉर्मेशन होगा मीटिंग पॉइंट पे। तो ये हमने इमेज को ऑब्टेन कर लिया, और हम लोग अभी फिलहाल के लिए एक रे को हटा देते हैं और वो पैरेलल वाला रे है, ताकि क्योंकि आगे मैं आपको दिखाऊंगा डेरिवेशन में कि उसका कोई यूज नहीं है, हम लोग दूसरे रे का ही यूज करेंगे। तो पहला रे गया, और टर्मिनोलॉजी भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाइट का ऑब्जेक्ट एच ओ, इमेज हाइट का इमेज का हाइट एच आई, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू और इमेज डिस्टेंस स्मॉल वी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे है वो पोल पे इंसिडेंट कर रही है, तो बिल्कुल वही वाली बात, ये नॉर्मल का वर्क करेगी प्रिंसिपल एक्सिस, और जो दोनों एंगल होगा वो बिल्कुल थीटा और थीटा बिल्कुल दोनों एंगल सेम होगा। तो अब हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये जो हम लोग हाइट को कंसीडर करेंगे, तो ये मैंने आपको प्लेन मिरर केस में ही बताया था कि इसको हम लोग लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और जो फंडामेंटल फार्मूला है एच आई बाई एच ओ, ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें तो कोई वो नहीं होगा, ये तो फंडामेंटल है। लेकिन इस केस में जब हम लोग ड्राइव करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मूला निकल के आएगा माइनस भी बाई यू। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग टेन थीटा के डेफिनेशन को देखते हैं। तो इस केस में अगर टेन थीटा को कंसीडर करेंगे तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मतलब एच ओ जो कि पॉजिटिव है अपॉन माइनस यू वो निगेटिव है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट में है। और अगर इस थीटा को कंसीडर करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एच आई, हाइट का हाइट है इमेज का वो निगेटिव है क्योंकि वो परपेंडिकुलरली डाउन है, और माइनस भी वो भी निगेटिव है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो इस तरह से हमने देखा कि एच ओ अपॉन माइनस यू इज इक्वल्स टू माइनस एच आई अपॉन माइनस बी। तो इसको जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग के पास निकल के आएगा माइनस एच ओ अपॉन यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन भी। और इसको जब हम लोग मैनिपुलेट करेंगे तो हम लोग के पास यही फॉर्मूला निकल के आएगा, एच आई अपॉन एच ओ, जो कि लेटरल मैग्निफिकेशन है और उसका फॉर्मूला है माइनस भी बाई यू। लेकिन अगर हम लोग भी या फिर यू को एलिमिनेट करें मिरर फार्मूला के हेल्प से, तो हम लोग इसमें और भी कुछ ऑब्टेन करेंगे। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से भी आपको दिखेगा, एफ माइनस भी अपॉन एफ। या फिर अगर हम लोग u को एलिमिनेट करेंगे, यू सॉरी, अगर हम लोग इस पहले केस में, इस केस में हम लोगों ने u को एलिमिनेट किया, और अगर हम लोग v को एलिमिनेट करेंगे तो वो फार्मूला आपको दिखेगा, जो कि बहुत आसान है। इसको डिराइव करना आप मिरर फार्मूला की हेल्प से आराम से डिराइव कर सकते हैं, एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो ये दो अलग अलग भी फार्मूला है जो कि मिरर फार्मूला को और ये मैग्निफिकेशन वाले फार्मूला को मैनिपुलेट करके निकाला गया है, जिसमें हम लोग फोकस के टर्म्स में मैग्निफिकेशन को देख रहे हैं। तो अब हम लोग विड्थ वाले केस में भी मैग्निफिकेशन को देख लेते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसमें मैं आपको इमेज फॉर्मेशन दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी तक जहां भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कर्व्ड मिरर में, वहां पे हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को ले रहे थे जिसका विड्थ नेग्लिजिबल हो। लेकिन चूंकि अगर हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को समझना है तो हम लोगों को रिजिड बॉडी को कंसिडर करना पड़ेगा जिसका कुछ सिग्निफिकेंट विड्थ हो। तो उन उन ऑब्जेक्ट्स का इमेज बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और उसको मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बस आप इतना जान लीजिए कि हम लोग का बस इस इमेज फॉर्मेशन का इतना ही यूज यहाँ पे देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का विड्थ कुछ है तो उसके रेस्पेक्ट में इमेज का विड्थ क्या होगा। बस इतना समझने के लिए हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को लिया है और नीचे वाला जो है उस इमेज को लिया है। तो मैं एक फैक्ट भी आपको बता दे रहा हूँ कि ये इमेज कुछ इस तरह का नहीं होगा, इसका जो नीचे वाला सिरा है वो थोड़ा सा कर्व्ड होगा, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कीजिएगा तो हाइट कंटिन्यूसली चेंज करेगा। तो उसी चेंज को यहाँ दिखाने के लिए मैंने तो यहाँ प्लेन कंसीडर किया है, क्योंकि इसका उतना यूज है नहीं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये कर्व्ड होगा। तो चलिए, इसमें उतना अंदर जाने का जरूरत है नहीं, हम लोग सीधे फार्मूला पे आते हैं। तो फार्मूला लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का ये है कि विड्थ इमेज का अपॉन विड्थ ऑब्जेक्ट का। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, मैथमेटिक्स भी कुछ नहीं है इसमें। इसका मतलब ही यही होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का कि विड्थ में कितना चेंज आया है। तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा भी अपॉन डेल्टा यू से। तो डेल्टा भी इमेज का विड्थ है और डेल्टा यू ऑब्जेक्ट का विड्थ है। तो u1 उसका इनिशियल पॉइंट है, u2 उसका फाइनल पॉइंट है।
फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसलिए u2 माइनस u1 उसका विड्थ हो जाएगा। और u1 के केस में जो इमेज बना होगा वो v1 है, और u2 के केस में जो इमेज बना होगा वो v2 है। इसलिए जो इमेज का डिस्टेंस है वो है v1 माइनस v2, बिना साइन के साथ हम लोग कंसिडर करेंगे, इसलिए ये हम लोग का ये निकल के आएगा। क्योंकि विड्थ में कोई डायरेक्शन है नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें, तो इसलिए जो लॉन्गिट्यूडनल का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो है विड्थ ऑफ इमेज अपॉन विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक कैच है कि अगर हम लोग शॉर्ट ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं जिसका विड्थ फोकस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही हम लोग मिरर फार्मूला को सबसे पहले ले लेते हैं, उसको अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसमें u और v वेरिएबल है, इसलिए उसका डेरिवेटिव होगा -1/u² और -1/v² और फोकस कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव होगा 0। और जैसे ही हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे तो dv बाई जो du है, यहाँ पे dv बाई du इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटा है उसका विड्थ, इमेज अगर वो du बहुत छोटा है इमेज का विड्थ, तो ऑब्जेक्ट का विड्थ भी बहुत छोटा होगा। तो उस केस में अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें तो वो है -v² अपॉन u², लेकिन -v बाई u को हम लोग लेटरल मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं, तो ये माइनस लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर भी होगा। तो ये हम लोग शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए देख रहे हैं ये स्पेशल फॉर्मूला, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे सामने एक कॉनकेव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, उसका हाइट 10 सेंटीमीटर है, और इस कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो है 20 सेंटीमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, ज़्यादा नहीं। एक प्लेन मिरर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 15 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ है। अगर आप इस मिरर में कंफर्टेबली आसानी से क्वेश्चन कर लेते हो तो आप यहाँ पे दूसरा मिरर भी रख ले, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी रख ले, और क्वेश्चन को टफ करके दोबारा ट्राई करें। तो सबसे पहले हम लोग इमेज डिस्टेंस और इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले इमेज डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो इस केस में हम लोग साइन के साथ लगाएंगे 1/v, और यहाँ पे चूंकि u इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में है तो इसलिए ये होगा -1/30, और फोकस भी इसका निगेटिव होगा, अगेन वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में है, तो वो है हमारा -1/20। तो यहाँ से जब हम लोग 1/v देखेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा -10/600। तो जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है वो है -60, मतलब वो पोल से 60 सेंटीमीटर पीछे है, जो कि कहीं यहाँ पे बना है। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से 60 सेंटीमीटर है। लेकिन अब एक कैच है, अब ये कैच ये है कि ये तो प्लेन मिरर में घुस गया, लेकिन यहाँ पे तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन अभी और होगा। अभी तो एक ही बार हुआ, अभी तो प्लेन मिरर में भी होगा। तो प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो रियल ऑब्जेक्ट को वर्चुअल इमेज बना देता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना देता है। तो यहाँ पे जो ये है हमारा, ये इस मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस वाले हैंड का ये नीचे इमेज बना देगा, प्लेन मिरर है तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस से बनाएगा, और इस वाले के लिए नीचे ये बना देगा वर्चुअल इमेज, इस वाले के लिए नीचे ये वर्चुअल इमेज बना देगा। चूंकि ये 15 सेंटीमीटर पे है तो ये जो नीचे वाला हैंड था जो हम लोग का निकल के आया था वो नीचे 5 सेंटीमीटर था, इसलिए इसका ये जो ऊपर हैंड होगा ये 5 सेंटीमीटर ही हाइट निकल के आएगा और नीचे निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, अभी ये क्लियरली वर्चुअल या फिर रियल नहीं है, ये दोनों के बीच में है, ये न तो पूरा वर्चुअल है न तो पूरा रियल है, लेकिन ये अब इन्वर्टेड नहीं है, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल लेते हैं। चूंकि प्लेन मिरर है तो ये तो साइज में कोई चेंज लाएगा ही नहीं, जितना यहाँ पे साइज निकला था उतना ही यहाँ पे भी साइज निकलेगा, बस हम लोग माइनस को प्लस कर देंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, तो यहाँ पे v हमारा -60 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60 और u है -30, इसका मतलब मैग्निफिकेशन हमारा -2 है। तो अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तब तो मैग्निफिकेशन इसका होता -2, इसका मतलब जो इमेज का साइज है वो डबल हो जाता और वो इन्वर्टेड भी हो जाता। m इज इक्वल्स टू -2 का मतलब यही होता है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे प्लेन मिरर लगाया, इसने इस ऑब्जेक्ट का लेटरल इन्वर्जन कर दिया, और लेटरल इन्वर्जन होने के कारण ही यहाँ पे माइनस की जगह पे ये प्लस आ जाएगा। लेकिन ये ना तो पूरा रियल है और ना ही तो पूरा वर्चुअल है।
अब आप ये भी कर सकते हैं कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान करके यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर रख दे, या फिर आप कॉन्वेक्स ये कॉन्वेक्स मिरर है, आप कॉनकेव मिरर रख दे, आप कुछ भी रख दे और इस सवाल को थोड़ा और बेहतर करके करें, या फिर इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें तब वो और बेहतरीन सवाल हो जाएगा। और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल को ट्राई करें। तो अब हम लोग कर्व मिरर से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास मिरर फार्मूला, और जो सबसे पहले टाइप का ग्राफ है जिसका हम लोग स्टडी करेंगे वो है 1/v वर्सेस 1/u का। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर के साथ और कंसीडर करते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैथमेटिकली ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं। तो हम लोगों ने 1/v को y एक्सिस पे कंसीडर किया है और 1/u को x एक्सिस पे रखा है। तो ये y और x पे ग्राफ है और इसको हम लोग इस तरह से खींचेंगे 1/u x प्लस 1/v y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जो कि इस केस में 1/-f है। कॉन्स्टेंट इस केस में 1/-f है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ को हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया निगेटिव क्यों आता है इसमें। और अगर हम लोग y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के रेस्पेक्ट में देखें तो उसमें हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू -1 x और -1/f, या फिर यहाँ प्लस लगा करके यहाँ पे माइनस कर देते हैं। इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो -1 होगा, ये स्लोप है -1। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ के केस में y इंटरसेप्ट होता है। तो ये जो y इंटरसेप्ट है ये है -1/f। तो इसलिए ग्राफ हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। और इसीलिए y इंटरसेप्ट अगर -1/f है तो ग्राफ जिस पॉइंट y एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट होगा 0, -1/f। और इसका फिजिक्स में सिंपल सा ये मतलब है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को 0 मतलब 1/u इज इक्वल्स टू 0 मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो जो हमारा इमेज बन के आएगा वो फोकस पे बन के आएगा, लेकिन v इज इक्वल्स टू -f, चूंकि 1/v इज इक्वल्स टू -1/f है। फोकस पे बन के आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस है तो क्लियरली वो मिरर के सामने है, वो एक रियल इमेज है। और इसी तरह से आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर करें, अगर आपके पास उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है, मतलब 1/u का वैल्यू दिया होगा, तो आप लोग इस ग्राफ के हेल्प से 1/v का वैल्यू निकालेंगे, इमेज का पोजीशन, और आराम से किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा उतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आगे हम लोग मिरर देखेंगे v वर्सेस u का, तो उसमें और आसानी से समझ पाएंगे हम लोग। और सिमिलरली हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के रेस्पेक्ट में, वो होगा y इज इक्वल्स टू -1। अगेन स्लोप तो -1 ही रहेगा, लेकिन कांस्टेंट चेंज हो जाएगा +1/f में। अब कांस्टेंट पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब जो y इंटरसेप्ट है वही 1/f है और वो पॉजिटिव है। तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह का दिखेगा, और जो पॉइंट है जिस पे ग्राफ y एक्सिस को कट करेगी वो हमें दिखेगा 0, 1/f के रूप में। और इसका फिजिक्स में क्या मतलब है ये आप लोग खुद से एनालाइज कीजिए। और अगेन इसमें भी आप लोग किसी पॉइंट को एनालाइज करके इमेज फॉर्मेशन के फेनोमेनन को देख सकते हैं। हम लोग v वर्सेस u का ग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर करते हैं, और मैं सबसे पहले आपके साथ वो ट्रिक शेयर करता हूँ जिसका यूज हम लोग लेंस के केस में भी करेंगे और अभी तो हम लोग मिरर केस में देखेंगे ही। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम लोगों को बिना कुछ सोचे समझे एक इस तरह का कर्व खींच लेना है। ये एक हाइपरबोलिक कर्व है, और इसके बाद इसी तरह का कर्व चारों क्वाड्रेंट में खींच लेना है। इसी के मिरर इमेज को लेकर के इसी को रिप्लिकेट करके चारों क्वाड्रेंट में खींच लेना है। और इसके बाद इन कर्व्स का हम लोग नोमेनक्लेचर कर देते हैं। पहला है एम फॉर मिरर, दूसरा है एल फॉर लेंस, और अगेन तीसरा है मिरर के लिए, और चौथा है लेंस के लिए, मतलब एम एल, मिरर लेंस। और अब हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कौन सा कॉनकेव मिरर के लिए है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, और इसी तरह से लेंस के केस में भी। तो सबसे पहले ट्रिक तो इस तरह का है कि लाइट हर समय ऊपर से ही फॉल करती है। अगर सनलाइट की बात करें हम लोग, तो लाइट हर समय ऊपर से ही फॉल करती है। तो इस वाले पोर्शन पे ऊपर से फॉल करेगी लाइट, बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह, और इस वाले पोर्शन पे भी ऊपर से लाइट फॉल करेगी, लेकिन बल्ज आउट पोर्शन पे फॉल करेगी बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो ये हमारे लिए कॉन्वेक्स मिरर के कर्व का काम करेगी, सॉरी कॉनकेव मिरर के कर्व का काम करेगी, और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और उसी तरह से लेंस के केस में भी, ये कॉनकेव लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस। तो अगेन मैं फिर से बता देता हूँ, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस। तो अब हम लोग फाइनली देखते हैं कि कैसे हमें खींचना है ग्राफ इंडिविजुअल लेंस या फिर मिरर के लिए। तो सबसे पहले तो ये हमारा मिरर फार्मूला,
और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये हाइपरबोलिक क्यों हुआ, ये भी बता देता हूँ लगे हाथ। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि अगर इसको हम खींचेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो क्लियरली आपको फील आने लगा होगा कि ये कुछ इस तरह का है, 1/y इज इक्वल्स टू -1/x प्लस सी। तो आसानी से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक हाइपरबोलिक टाइप का, अगर कोई जेई का स्टूडेंट होगा तो वो इसको आसानी से देख पा रहा होगा कि ये बिल्कुल हाइपरबोलिक कर्व है और इसीलिए इस तरह का कर्व हमको दिखता है। लेकिन यहाँ पे तो हमने इसका एक ही हैंड खींचा है, तो अब पूरा ग्राफ खींच के देखते हैं कि वो कैसा है। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर केस में, और सबसे पहले हम लोग इसको साफ सुथरा कर लेते हैं, सब कुछ हटा देते हैं, और इसके इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ग्राफ इंडिविजुअल खींचना है। तो सबसे पहले तो ये कीजिए कि ये जो हाइपरबोलिक कर्व है, ये सिंगल जो है, इसको हम लोग सबसे पहले सेंटर पे शिफ्ट कर लेंगे। सेंटर पे एकदम इसको यहाँ से इरेज करके सेंटर पे ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद दो एसिम्प्टोट खींच लीजिए। एसिम्प्टोट का मतलब होता है ऐसे लाइन जिनको ये कर्व कभी टच करेगी ही नहीं, मतलब इन दोनों लाइन को ये कर्व इन्फिनिटी पे टच करेगी। और ये एसिम्प्टोट है x इज इक्वल्स टू माइनस एफ एंड y इज इक्वल्स टू माइनस एफ, ये दोनों एसिम्प्टोट है। और माइनस एफ बिल्कुल फोकस वाला एफ है ये, और इसी का मिरर इमेज ले लीजिए आप एसिम्प्टोट के रेस्पेक्ट में। तो अब ये हमारा कर्व कंप्लीट हो गया, ये हाइपरबोला का अब दोनों हैंड आ गया, एक ये इस साइड और एक ये इस साइड, और ये कर्व अब कंप्लीट है। इसको आप आराम से एनालाइज कीजिए, इस पे आप सब कुछ आराम से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप लोग इस वाले पोजीशन पे अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है, मतलब ये फोकस से पोल के बीच का पोजीशन है, तो यहाँ पे आप लोग जो इमेज ऑब्टेन कीजिएगा वो इमेज पॉजिटिव भी है, मतलब भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है और वो इमेज रियल है। और साइज का भी थोड़ा मोड़ा अंदाजा लग जाता है अगर ग्राफ अच्छे से खींचा हुआ है तो। और इसी तरह से आप लोग कहीं पे भी इमेज को रख करके अगर परसेप्शन वाला कोई भी सवाल है तो वो आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग इसको जरूर खुद से खींचें और अच्छे से ढंग से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। और कहीं अगर ग्राफ से रिलेटेड सवाल आए या फिर ऐसा सवाल आए जहाँ पे आपको लगे कि ग्राफ का यूज किया जा सकता है, तो आप हर समय भी वर्सेस यू का ही ग्राफ कंसीडर करें। अभी यहाँ पे मुझे टाइम लगा है, लेकिन जनरली इसमें इतना टाइम लगता नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर केस में भी बिल्कुल सिमिलर है। इसका जो हैंड है, फर्स्ट हैंड, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह हम लोग इसको सेंटर पे शिफ्ट कर लेंगे, दो एसिम्प्टोट खींच लेंगे, और इसका मिरर इमेज ले लेंगे एसिम्प्टोट वाले कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। और इस तरह से ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसको भी आप लोग खींचें घर पे और अच्छे से एनालाइज करें, दो चार सवाल भी करें इससे रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, और ये जेई एडवांस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखें। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह का था कि कॉनकेव मिरर के सामने एक वायर रखा गया था, और वो वायर राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में बेंड किया गया था, और उसका एक एंगल हमारे पास 45 डिग्री दिया हुआ था, और उसका इनिशियल पॉइंट f/2 और फाइनल पॉइंट f दिया हुआ था। और हमसे ये पूछा गया था कि इमेज का शेप किस तरह का होगा वो बताइए, और चार ऑप्शंस दिए गए थे। तो चलिए जल्दी से इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक एंगल 45 डिग्री है, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका जितना बेस का लेंथ होगा उतना ही इसका हाइट भी होगा, तो इसका हाइट है f/2। तो सबसे पहले हम लोग इसी लाइन का इमेज डिस्टेंस और इसी लाइन के इमेज का हाइट निकाल लेते हैं। तो इमेज डिस्टेंस के लिए मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u, जो कि इस केस में होगा -2/f इज इक्वल्स टू -1/f कॉनकेव मिरर के केस में। और ये हमारे पास निकल के आएगा v इज इक्वल्स टू f। तो ये प्लस f है, इसका मतलब इसका इमेज वर्चुअल बनेगा, मतलब ये तो क्लियरली हर में दिख रहा है ये इन्वर्टेड है, तो इसका इमेज वर्चुअल बनेगा मिरर के पीछे, और ये इरेक्ट भी होगा। तो इसका जल्दी से हम लोग हाइट भी देख लेते हैं, चाहे हमें निकालना है। एच हमें पता है f/2, और -v/u, भी f है, इसका मतलब -f, और u हमें पहले ही से पता है -f/2। तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये इससे गया, ये निकल के आ गया आपका HI इज इक्वल्स टू f, मतलब ये हाइट हमारा तो निकल गया f। अब हमें इस एंड का तो पता चल गया हाइट f है, लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा, ये तो सब में कॉमन है। हमें 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 इस वाले का ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो इस वाले का हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन ही ड्राइव कर लेते हैं, जिस तरह का इक्वेशन आएगा उसी तरह का ये ग्राफ हम लोगों का सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को बड़ा करके देख लेते हैं, इस तरह से। ये बिल्कुल यही ट्रायंगल है, इसका जो फाइनल पॉइंट है वो f है। तो यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस पीछे नेविगेट करते हैं, और कोई सा भी एक जनरल पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, जो कि फाइनल इस वाले पॉइंट से x डिस्टेंस पीछे है। तो गारंटेड से इसका जो पोल से डिस्टेंस होगा वो होगा f - x,
क्योंकि पोल से फुल डिस्टेंस है f, और इसका जो हाइट होगा वो भी x होगा, क्योंकि ये एंगल अगेन 45 डिग्री है। तो इसका मतलब 10 45 इक्वल्स टू 1, या फिर आइसोसेलेस वाले फैक्ट से देख लीजिए, तो इसका हाइट x होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले इस वाले लाइन, जो हमारा ये लाइन है, इसका इमेज डिस्टेंस और हाइट देख लेते हैं, इमेज का हाइट अगेन। तो अगेन मिरर फार्मूला 1/v माइनस 1/f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/f। इसको इक्वेट करेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा f माइनस एफ प्लस एक्स अपॉन f इंटू एफ माइनस एक्स। इसका मतलब जो हमारा v निकल के आएगा वो निकल के आएगा f इंटू एफ माइनस एक्स अपॉन f। अब इस जनरल पॉइंट का हम लोग हाइट भी निकाल लेते हैं। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, वो फार्मूला कुछ इस तरह का है। तो उसमें हम लोग निकालते हैं HI, जो कि हमें निकालना है, और HO हमें पहले से पता है, HO है हमारा x, और माइनस भी यही भी है, तो इसमें माइनस साइन लगा करके माइनस f इंटू एफ माइनस एक्स अपॉन f इंटू एफ, मतलब उसका अपॉन, और u इस केस में है आपका माइनस f माइनस एक्स। तो ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये f माइनस एक्स कट गया, और ये आपका f नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे x आएगा, क्योंकि ये f कट जाएगा तो ये यहाँ पे x आएगा, सॉरी इसके लिए। तो चलिए इसको हम लोग f से x बदल लेते हैं, और ये x से x कट जाएगा। इसका मतलब हमारा जो इमेज डिस्टेंस, इमेज का जो हाइट निकल के आएगा वो f निकल के आएगा। अब ये देखिए, ये किसी जनरल पॉइंट के लिए है। इसका निकलने का मतलब यही है कि कोई भी अगर हम लोग जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उसका हाइट हर समय f ही निकल के आएगा। चाहे आप ये पॉइंट ले लीजिए, चाहे आप ये पॉइंट ले लीजिए, चाहे आप ये, आप कोई सा भी पॉइंट उठा लीजिए, उसका हाइट हर समय f ही निकल के आएगा। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, ये एक स्ट्रेट लाइन जिसमें कि y कांस्टेंट है, और ये जो कर्व हमारे पास निकल के आया है वो निकल के आया है y इक्वल्स टू f। तो इस तरह का कर्व हमको बिल्कुल एक ही दिख रहा है, वो सिर्फ यही है। तो आंसर इसका यही होगा। लेकिन एक और तरीका है इसका, आप किसी भी पोजीशन पे जाइए, या फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के मिडिल पॉइंट पे जाइए, उस पॉइंट को खोजिए जो कि आपका निकल के आएगा 3f/4। आप इसका इमेज डिस्टेंस और हाइट निकालिए। अगर उसका हाइट यहाँ पे आए इसी लाइन पे, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर ही, तो हम लोगों का ये आंसर होगा। अगर थोड़ा सा डिफर करे तो ये आंसर होगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आ जाए तो ये आंसर होगा, और अगर वो इससे भी ऊपर निकल जाए तो ये आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन जनरली अगर आप एडवांस का वो दे रहे हैं तो इसको मैं ज़्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और इसमें डायरेक्ट हमें ग्राफ ही दिख जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही तक। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और इसको खुद से भी करने की कोशिश कीजिए, और आगे जो वेलोसिटी वाला केस बच गया है और न्यूटन्स फार्मूला, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे उस वीडियो में।